आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है एक शक्तिशाली लाउड स्पीकर के चुंबक के ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण का मापन किया जाना है। तो एक लाउड स्पीकर है, काफ़ी शक्तिशाली है, उसमें चुंबक लगे हुए हैं। तो उन्हीं चुंबक के जो पोल हैं यानी ध्रुव हैं, उनके बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण की माप करना, यानी कितनी उसमें क्षमता है। कह रहा है इसे तो एक छोटी चपटी 2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की अन्वेषी कुंडली यानी सर्च कॉइल का प्रयोग किया गया है। यानी जैसे हमें दूरी नापना है तो मीटर लेते हैं और मीटर के माध्यम से नापते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नापना है तो हमने एक छोटी सी अन्वेषी कुंडली यानी सर्च कॉइल लिया है, जिसके माध्यम से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नापेंगे। कह रहा है इस कुंडली में पास पास लिपटे 25 फेरे हैं तथा इसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व्यवस्थित किया गया है। तो जो कुंडली यानी सर्च कॉइल हमने लिया है उसमें तार के 25 फेरे हैं। 25 मतलब फेरे लपेटे गए हैं और चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर यानी लंबवत उसको रखा गया है। और तब इसे द्रुत गति से क्षेत्र के बाहर निकाला जाता है। द्रुत का मतलब तेजी से, क्विकली, अचानक। स्नैच्ड आउट ऑफ द फील्ड रीजन, इसको द्रुत गति से बाहर निकाला जाता है यानी स्नैच्ड आउट किया जाता है, यानी तेजी से इसको चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकालते हैं। अब जाहिर सी बात है, तेजी से निकालेंगे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा यानी सापेक्ष दूरी में परिवर्तन होगा, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और चुंबकीय फ्लक्स के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और अगर सर्किट कंप्लीट है तो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ये चीज़ हमको पहले से पता है। कह रहा है कि तुल्यतः एक अन्य विधि में अन्वेषी कुंडली को 90 डिग्री से तेजी से घुमा देते हैं। जब एक अन्य विधि का उपयोग करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नापने के लिए, तब हम इस कुंडली को 90 डिग्री से तेजी से घुमा देते हैं, यानी क्विकली घुमाया भी जा रहा है, जिससे कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए। जैसे बात है, कुंडली अभिलंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के, अभिलंबवत का मतलब 90 डिग्री, और अब और 90 डिग्री जब घुमा देंगे तो 180 डिग्री यानी समांतर हो जाएगी। कह रहा है इन दोनों घटनाओं में कुल 7.5 मिली कूलाम आवेश का प्रवाह होता है, जिसे परिपथ में प्रक्षेप धारामापी यानी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर लगाकर ज्ञात किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि तेजी से घुमा दिया गया यानी परिवर्तन हुआ क्विकली, तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और प्रेरित विद्युत धारा का मतलब यह है आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो आवेश का प्रवाह हुआ है। अब कह रहा है कि कुंडली तथा धारामापी का संयुक्त प्रतिरोध 0.50 ओम है, तो चुंबक की क्षेत्र की तीव्रता का आकलन कीजिए। प्रतिरोध भी यहाँ दे दिया है गैल्वेनोमीटर का, और हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से निकालना है। तो उसके लिए जो जो जरूरी चीज़ें हैं उनको पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन में जो बताया गया है उसको लिखेंगे, इसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो अन्वेषी कुंडली है यानी सर्च कॉइल है, उसका क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए यहाँ पर क्षेत्रफल A 2 × 10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे, यहाँ पर थोड़ा गलती है तो सुधार लीजिए, क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था। तो अब फेरे कितने हैं कुंडली में? 25 फेरे रहे हैं। अब प्रेरित आवेश कितना उत्पन्न हो रहा है? 7.5 मिली कूलाम था, उसको कूलाम में बदलेंगे तो 10⁻³ का
गुणा करेंगे। ये देखिए 7.5 मिली कूलाम दिया गया है। परिपथ का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कितना है? 0.50 ओम यहाँ पर देखिए दिया गया है। तो जो जो चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं उनको पहले हमने लिख लिया। अब देखिए कह रहा है माना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, जैसा कि हम पूर्व से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो प्रारंभिक फ्लक्स φ1 इक्वल टू फाई यानी फ्लक्स का जो फार्मूला है वो होता है NBA cos थीटा। अब चूंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत कॉइल रखी गई है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना है कि cos 0 डिग्री लिखा गया है, जबकि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत वो कॉइल है। तो अभिलंबवत वाले एंगल को हम वहीं से शुरू करेंगे कि कितने एंगल पर कॉइल घूमी है, तो इसलिए 0 लिखा गया है। इस बात को ध्यान देना है, ये कभी गलती ना हो। तो प्रारंभिक फ्लक्स φ1 इक्वल टू NBA cos 0 डिग्री। cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए NBA आ गया। अब अंतिम फ्लक्स φ2 लिखेंगे तो NBA cos 90 लिखेंगे, क्योंकि अब कॉइल को 90 डिग्री पे घुमा दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा जो कास है इसमें जो थीटा की वैल्यू है ये अभिलंबवत से ली जाती है। अगर कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर है तो कास की वैल्यू 0 लेंगे। अब देखिए उसको 90 डिग्री घुमा दिया गया तो कास 90 की वैल्यू चूंकि 0 हो जाती है, इसलिए अंतिम फ्लक्स φ2 बराबर 0 हो जाएगा। वैसे भी अगर सिंपल भाषा में हम समझें तो कॉइल को जब 90 डिग्री पर घुमा दिया जाएगा तो पहले कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत थी, अब 90 डिग्री घुमा दिया गया तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगी। जब समांतर हो जाएगी तो उससे कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेंगी, और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेंगी तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए φ2 इक्वल टू 0 हो गया। और वैसे cos 90 की वैल्यू रखेंगे तो भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान खुद ही 0 होता है। तो φ2 इक्वल टू हमारा 0 हो गया। अब इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है, और प्रेरित धारा I इक्वल टू E अपान R होती है। बहुत पहले से हम लोग पढ़ते चले आए हैं, यानी I इक्वल टू -1 अपान R। अभी की वैल्यू उठा कर रख देंगे तो d∅dt, इसका माइनस यहाँ पर माइनस लग गया। अब प्रेरित आवेश Q इक्वल टू, अब 0 से Q तक जो भी चेंज होगा, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम तक, आवेश की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम को Q मान लिया गया। तो प्रेरित आवेश Q इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन Q इक्वल टू 0 से Q तक, तो dQ इक्वल टू 0 से t टाइम तक जो परिवर्तन होगा तो I dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर Q इक्वल टू IT होता है, हम लोग पढ़े हैं, तो इसलिए I डेल्टा t लिखा गया है। क्यों? क्योंकि I तो कांस्टेंट है, समय में परिवर्तन होगा, इसलिए डेल्टा t या dt लिखा गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से यहाँ से उठा करके अगर I की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, 1 अपान R हो जाएगा और डेल्टा फाई हो जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा टी आपस में कट जाएंगे, ये कहा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर इक्वल टू, ये क्यू है, ये आर इधर आ जाएगा, तो क्यू आर इक्वल टू -φ1 से φ2 तक जो चेंज होगा डी फाई, ये हो जाएगा -φ2 -φ1, ये माइनस पहले से लगा है। अब यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है I इक्वल टू -1 अपान R d∅dt, ये होता है I की वैल्यू यहाँ पर है, तो इसी को उठा के रखा गया है, ये बताना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए जब वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा φ1 -φ2 इक्वल टू, φ1 पता है NBA, φ2 0 है, तो B इक्वल टू हमारा हो जाएगा QR अपान NA, क्योंकि B NA है तो ये B इधर रहेगा तो NA नीचे चला जाएगा, इधर केवल
क्यू आर बचेगा ये वाला। तो ये क्यू आर में क्यू की वैल्यू 7.5 ×10⁻³ आर की वैल्यू 0.50 अपान एन की वैल्यू 25 फेरे थे और क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर था। रख के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.75 टेस्ला। तो ध्यान दीजिए कि हमको जो चीज़ें दी थी उनसे कैसे चुंबकीय क्षेत्र तक हम लोग पहुँचे। तो सबसे पहले हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाला है, फिर प्रेरित धारा निकाली है और चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों ने ये वैल्यू रख करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है चित्र 6.6 में एक धातु की छड़ PQ को दर्शाया गया है जो पटरियों AB पर रखी हैं। तो ये देखिए इंग्लिश वाली बुक में ये फिगर बना हुआ है। तो कह रहा है छड़ A और B को दिखाया गया है, जो कि क्या कह रहा है, चित्र 6.6 में एक धातु की छड़ PQ को दर्शाया गया है जो पटरियों AB पर रखी हैं। तो मान लीजिए A और B ये पटरी हैं, ये पटरी हैं, इसी पर ये छड़ देखिए रखी है, ये छड़ रखी गई है PQ रखी गई है तथा एक स्थायी चुंबक के ध्रुवों के मध्य स्थित है। ये देखिए एक स्थायी चुंबक है, इसका ये N पोल है, ये S पोल है, इसी पर रखी गई है। पटरियां छड़ एवं चुंबकीय क्षेत्र परिसर अभिलंबवत दिशाओं में है। जो पटरियां हैं, छड़ और एवं चुंबक हैं, सब एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो छड़ है इसी पे ये पटरी रखी गई है, तो छड़ और पटरी भी 90 डिग्री पे मौजूद है। और अगर ये चुंबक का देखा जाए तो चुंबक का N से S पोल पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इन सब के लंबवत है। भाई पटरी जो है इन छड़ों के लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और ये N से S तक जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र जाएगा, इसको ऐसे समझिए इस तरह से, तो ये भी इन दो पूरे सिस्टम के अभिलंबवत हो जाएगी, यानी सारी चीज़ें एक दूसरे के लंबवत हैं। ये कहने का मतलब है। कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी G को पटरियों से एक स्विच K की सहायता से संयोजित किया गया है। यहाँ पर देखिए गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, स्विच K से इन पटरी वाली जो छड़ें हैं उनसे जोड़ा गया है। इसको अभी बंद कर देगा की को। अब कह रहा है कि छड़ की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और ये जो चुंबक है इनका N पोल और S पोल दिखाया गया है, ये पूरे चुंबक का। इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.50 टेस्ला है तथा पटरियों छड़ तथा धारा मापी से बने बंद लूप का प्रतिरोध कितना है, 9 मिली ओम होना चाहिए, मीटर स्क्वायर लिखा है, गलत लिखा है। कह रहा है क्षेत्र को एक समान मान लें, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान है। अब ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई। अब एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है माना कुंजी के ओपन है तथा छड़ 12 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से दर्शाई गई दिशा में गतिमान है। तो अभी देखा जाए तो फिगर की यथा स्थिति को देखें तो ये कुंडली ये की जो है खुली हुई है, इसमें टच नहीं है। और ये देखिए इस पटरी को इधर को ये तीर बनाया है, इधर को गतिमान किया जा रहा है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से। तो कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान एवं ध्रुवणता यानी पोलरिटी बताइए। तो जैसे ऊपर करते चले आए हैं वैसे ही हम नीचे करेंगे। यहाँ पर देखिए की बनी हुई है, तो एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं। पहले पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरा करेंगे। तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0.50 टेस्ला और जो पटरी की लंबाई है उसको मीटर में बदल लिया तो 0.15 मीटर हो गया। और जो पटरी को ले जाने की गति है वो 0.12 मीटर पर सेकंड है। और गैल्वेनोमीटर के तारों में जो प्रतिरोध है वो 9 × 10⁻³ ओम है। मिली ओम था, उसको ओम में बदला है।
अब क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो E इक्वल टू VBL ये फार्मूला होता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं NCERT में। सीधा फार्मूले पे आंसर आ जाएगा। तो B की वैल्यू 0.50 दी है, V की वैल्यू 0.12 है, L की वैल्यू 0.15 है। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 × 10⁻³ वोल्ट। इसको मिली में बदलेंगे तो 9 मिली वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी में क्या पूछ रहा है, कह रहा है क्या कुंजी के खुली होने पर छड़ के सिरों पर आवेश का अधिक हो जाएगा? क्या होगा यदि कुंजी के बंद यानी क्लोज कर दी जाए? ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब तक कुंजी खुली रहेगी तो परिपथ बंद तो होगा नहीं, तो धारा का प्रवाह होगा नहीं, तो जो हमारा करंट है वो तार के सिरों पर इकट्ठा होगा। तो वही कह रहा है कि हाँ, छड़ के Q सिरे पर इलेक्ट्रॉन एकत्र हो जाएंगे जबकि P सिरे पर धनावेश की अधिकता हो जाएगी। तो इसको ध्यान देना है कि Q सिरे पर इलेक्ट्रॉन और P सिरे पर धनावेश की अधिकता होगी। तो यहाँ पर P और Q है, तो Q सिरे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और P सिरे पर धनावेश की अधिकता होगी। इस बात को ध्यान देना है। अब देखें यहाँ पर ध्यान देना है कि P पर धनावेश और Q पर ऋणावेश ही क्यों अधिकता में होगा, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी? तो जाहिर सी बात है, इस पटरी को ऐसे हम खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो लेंज के नियम के हिसाब से ये उस कारण का विरोध करेगी जिससे इसकी उत्पत्ति होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये N पोल है और ये S पोल है, N से S पोल की तरफ ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी। तो जब N से S पोल की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी तो इसके उल्टा हमको ये विद्युत धारा प्रवाहित करके दिखाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह जा रही हैं N से S पोल की तरफ। अब हमें इस तरह दिखाना है, इसका विरोध करना है। तो इसके विरोध के लिए क्या होगा, तो इसको अगर हम बारीकी से देखें तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इधर नीचे को जा रही हैं, यानी इस तरह से अगर हम ये सर्किल बना दें तो इसको जब कसा जाता है इस प्रकार से दाहिनी ओर घुमाएंगे ऐसे ऐसे तो कस जाएगा, मतलब अंदर की ओर जाएगा तो क्रॉस बनता है। अगर इसको उल्टा घुमाएं तो बाहर की ओर आएगा, यानी डाट बनता है। अगर इस तरह से बाहर की ओर घुमाएं इस तरह से तो यहाँ पर डाट बनेगा। तो इसको अगर देखा जाए ऊपर से नीचे की ओर तो क्रॉस बन रहा है, तो जाहिर सी बात इसका उल्टा हमें यहाँ पर डाट बनाना होगा। डाट बनाने के लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें फ्लो करना पड़ेगा, यानी करंट ऐसे से जा करके ऐसे आए इस तरह से। तो एंटी क्लॉकवाइज होगी तभी ये यहाँ पर डाट बनेगा, डाट तभी बन पाएगा। डाट बनेगा, करंट इधर जाएगी यानी इधर से इधर को जाएगी। तो करंट का जो फ्लो होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है, यानी प्लस से माइनस की ओर। यहाँ पर कहीं प्लस होगा, मान लीजिए ये माइनस होगा, तो प्लस से माइनस की ओर। और इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा चलते हैं, तो ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठा होंगे। धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, ये इधर ये होगा। तो प्लस से माइनस की ओर धारा चलेगी तो माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो यहाँ पर Q में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए बता रहा है कि जब हम उसको बंद कर देंगे, हाँ, छड़ के Q सिरे पर इलेक्ट्रॉन एकत्र हो जाएंगे जबकि P सिरे पर धनावेश की अधिकता हो जाएगी, क्योंकि करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी और करंट की फ्लो के उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो करंट हमारी Q से P की तरफ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन हमारे P से Q की तरफ जाएंगे, तो Q में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे, P पे धनावेश उत्पन्न हो जाएगा।
कह रहा है यदि कुंजी के को बंद कर दिया जाए तो सिरे पर एकत्र होने वाले इलेक्ट्रॉन बंद परिपथ से होते हुए यानी जी से होकर सिरे पी की ओर गति करने लगेंगे। इस प्रकार परिपथ में स्थायी धारा स्थापित हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसको बंद कर देंगे तो परिपथ कंप्लीट हो जाएगा, तो करंट का फ्लो होने लगेगा, और करंट का जब फ्लो होने लगेगा तो उसमें स्थायी धारा स्थापित हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सी में हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि जब कुंजी के खुली हो तथा क्षण एक समान वेग से गति में हो तब भी इलेक्ट्रॉनों पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता, यद्यपि उन पर क्षण की गति के कारण चुंबकीय बल कार्य करता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कुछ चीजें बता दे रहा है, उसका कारण पूछ रहा है। कह रहा है जब कुंजी के खुली हो तथा क्षण एक समान वेग से गति में हो तब भी इलेक्ट्रॉनों पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता, यद्यपि उन पर क्षण की गति के कारण चुंबकीय बल कार्य करता है। यानी चुंबकीय बल तो काम कर रहा है लेकिन परिणामी बल कार्य नहीं कर रहा है। तो इसका कारण हमको स्पष्ट रूप से बताना है। तो देखिए बता रहा है कि जब कुंजी के खुली है तो पी सिरा धनात्मक व क्यू सिरा ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाने का रास्ता बंद, परिपथ खुला है। तो इससे क्षण के भीतर ही सिरे पी से सिरे क्यू की ओर, ये क्यू है देखिए गलत लिखा है, क्यू की ओर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जाहिर सी बात है कि प्लस और माइनस दो आवेश हो तो प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब पी सिरा हमारा पॉजिटिव है, क्यू सिरा ऋणात्मक है, तो इसलिए पी से क्यू की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर क्यू से पी की ओर विद्युत वाहक बल लगता है। जाहिर सी बात है क्यू से पी की ओर विद्युत वाहक बल लगेगा, क्यू ऋणात्मक है, पी धनात्मक है, तो जो चीज़ जहाँ ज़्यादा है उधर से कम की ओर जाना चाहेगी। तो क्यू में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो पी की ओर जाना चाहेगी, इसलिए क्यू से पी की ओर विद्युत वाहक बल लगता है, जो विपरीत दिष्ट चुंबकीय बल को संतुलित कर लेता है। तो जो चुंबकीय बल लग रहा है ये विपरीत दिशा में पी से क्यू की ओर उसको संतुलित कर लेता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों पर कोई नेट बल कार्य नहीं करता। तो जाहिर सी बात है कि जो चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण पी से क्यू की ओर बल लगेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्यू से पी की ओर विद्युत बल लगेगा। दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो संतुलित हो जाएंगे, और चूंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए नेट बल कार्य नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमें यह समझना है कि क्यू से पी की ओर विद्युत बल लग रहा है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन पी से क्यू की ओर चुंबकीय बल कैसे लग रहा है ये बात समझ में नहीं आई। तो यहाँ पर देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इंडेक्स फिंगर यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली को आप मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखिए और करंट की दिशा में इस वाली तीसरी उंगली को रखिए, तो ये फोर्स अंगूठा बता देगा। इस तरह करके आप पता लगा लेंगे कि बल किधर को लग रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पी से क्यू, इसके विपरीत दिशा में अंगूठा जाएगा, यानी बल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये आप करके अपने से देख लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कुंजी बंद होने की स्थिति में क्षण पर लगने वाले अवमंदन बल का मान क्या होगा। अवमंदन मतलब जो मंद कर रहा है उस गति को, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द रॉड व्हेन के इज क्लोज्ड। तो अगर ये कुंजी बंद हो, ये वाली कुंजी बंद कर दी जाए, तो इस रॉड पर अवमंदन यानी इसकी गति का विरोध करने वाले बल की गणना करना। तो यहाँ पर देखिए कुंजी बंद होने की स्थिति क्षण पी क्यू से प्रवाहित धारा। जब कुंजी बंद होगी तो धारा प्रवाहित होगी, और फार्मूला होता है I = E/R,
ई की वैल्यू 9 × 10⁻³ वोल्ट क्वेश्चन में दी है, आर की वैल्यू दी है 9 × 10⁻³ ओम, तो ये आ गया 1 एम्पियर। अब देखिए करंट की वैल्यू आ गई। अब छड़ PQ पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण कार्य करने वाला अवमंदन बल, तो इसका फार्मूला होता है F = IL sin थीटा, वही रख दिया गया। तो IL देखिए सारी चीज़ें 90 डिग्री पर थी, तो इसलिए 90 डिग्री का कोण रखा गया है। तो I की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई है, L की वैल्यू 0.15 है और B की वैल्यू 0.15 है। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, सॉल्व किया तो आ गया 0.075 न्यूटन। तो इतना रिटार्डिंग फोर्स लगेगा छड़ पर। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कुंजी बंद होने की स्थिति में छड़ को उसी चाल यानी 12 सेंटीमीटर/सेकंड से चलाने हेतु कितनी शक्ति यानी बाह्य कारक के लिए की आवश्यकता होगी। तो जाहिर सी बात है कि उसी चाल से चलाने के लिए कितनी पावर लगेगी हमको बताना है। तो हमने करंट निकाल ही लिया है। तो जब करंट निकाल लिया तो करंट निकाल लिया, फोर्स भी ये पता है हमको, ये देखिए अभी निकाला है। तो सीधा फार्मूला लग देंगे P = FV, ये फार्मूला होता है। जो फार्मूले हैं उनको याद कर लीजिए। ये वेलोसिटी है, तो फोर्स 0.075 है और 12 सेंटीमीटर/सेकंड यानी 0.12 मीटर/सेकंड, तो आ गया 9 × 10⁻³ वाट। तो इतने जो है शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमको छड़ को उसी 12 सेंटीमीटर/सेकंड की चाल से चलाना है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, परिपथ में व्यय शक्ति पूछ रहा है, देख लेते हैं फिर भी। बंद परिपथ में कितनी शक्ति का ऊष्मा के रूप में क्षय होगा, इस शक्ति का स्रोत क्या है, सब ऊपर कर चुके हैं, केवल हमें क्वेश्चन समझना है। तो परिपथ में व्यय ऊष्मीय शक्ति, तो P = V²/R फार्मूला होता है। P = IR भी होता है। I की वैल्यू 1 एम्पियर है, R की वैल्यू 9 × 10⁻³, तो आ गया 9 × 10⁻³ वाट। ये सब फार्मूले आप लोग निकाल लीजिए। P = V²/R होता है, P = VI भी होता है, तो यही सब वैल्यू रख करके निकाल लीजिए। इस शक्ति का स्रोत छड़ को एक समान वेग से खींचते रहने के लिए वायु स्रोत द्वारा व्यय की गई है। तो ये जो पावर निकल के आई गई है, ये पावर ये ऊष्मीय शक्ति है, यानी इतनी एनर्जी व्यय हो रही है, उसको खींचने में जो फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है। इसको थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पावर डिसिपेशन एट हीट I²R फार्मूला होता है, यहाँ पर I² और होना चाहिए था, I², इसका भी स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगला क्या है, कह रहा है कि गतिमान क्षण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पटरियों के लंबवत होने की बजाय उनके समांतर हो। जब समांतर हो जाएगा तो चुंबकीय बल रेखाएं कटेंगी नहीं, जब कटेंगी नहीं तो कोई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, और बंद परिपथ हो भी तो कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए शून्य लिखा है। इस स्थिति में छड़ चुंबकीय बल रेखाओं को नहीं काटेगी। तो छड़ जब चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगी नहीं तो कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। अब आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।